हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन पे आधारित है। सिंप्लीफिकेशन का इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जो जोड़ घटाना गुणा भाग था उसको हमने अंकों में लिखे हुए थे, उनको हमने करने का प्रयास किया। ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये एक वाक्य पर आधारित है। एक वाक्य लिखा हुआ है, ये आसान सवाल है, इसको हम उसी तरीके से करेंगे जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन को सीखा था। सिंप्लीफिकेशन में जितने क्वेश्चन वाक्य पे बन सकते थे हम उन सभी को करने का प्रयास करेंगे। उनमें से कुछ जो प्रश्न हैं वाक्यों पर आधारित वो प्रश्न हमारे सामने लिखे हुए हैं। जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इससे पहले वाले वीडियो में बोर्ड मास का ध्यान रखते थे, इसमें हम बोर्ड मास का ध्यान ना रखेंगे। वाक्य में यानी सेंटेंस में जो कुछ कहा जा रहा है वैसा हम करते चलेंगे। जैसे हमारे सामने अगर ये देखना हम चाहें कि अगर सिंप्लीफिकेशन पे तो ये जो पहला क्वेश्चन लिखा है यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि 1050 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार व्यक्त करना है यानी विभक्त करना है कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5 भाग मिले तथा बी को ए व सी के योग का 3/7 भाग प्राप्त हो, तो सी का भाग कितना है। यानी ए का दिया हुआ है, बी का भी भाग दिया हुआ है, हमें सी का भाग निकालना है। ध्यान दें, इस चीज़ को हम करने के लिए अगर हम देखना चाहें तो जो ए का भाग है, ए बराबर उन्होंने दे रखा है, ध्यान दें 2/5 किसके, बी प्लस सी के। ठीक है, बी का जो भाग दे रखा है उन्होंने, बी का भाग दे रखा है 3/7 ए प्लस सी के। ठीक है, ये दे रखा हुआ है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको ये ऊपर एक को और ये है 2, तो अगर हम एक को लिखना चाहें ए अनुपात बी प्लस सी ये हो गया, और इसको अगर हम लिख दें 2/5। ठीक है, तो अगर हम इसको इस 2 को ए के नीचे रख दें तो हम लिख सकते हैं, यानी अगर ये दूसरा है तो अगर हम बी को भी लिखना चाहें तो बी को भी हम लिख सकते हैं बी अनुपात ए प्लस सी इक्वल टू 3/7। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, ये दोनों बन गया। उसके बाद अगर हम अलग अलग दोनों कर लें, ए को कर लें इधर ए अनुपात बी प्लस सी ये हो गया, और इधर हो गया बी अनुपात ए प्लस सी। ठीक, ये हो गया। ठीक, ए प्लस सी हो गया। ए अनुपात बी प्लस सी हमारा है, ये है 2 और ये है 5, और ये है आपका 3 ये है आपका 7। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने जो कुछ जो प्रश्न में कहा जा रहा था हमने वही उतना इसमें किया है। ठीक, उसके बाद हम देखें ये 2/5 लिखा हुआ है, 3/7 लिखा हुआ है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें यानी इनको जोड़ दें तो ये टोटल 7 हो जाएगा। इनको अगर हम जोड़ दें तो ये 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें दोनों को बराबर करना है। ध्यान दें, बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ पर 10 से गुणा कर दें और यहाँ पर अगर हम 7 से गुणा कर दें, जो हम गुणा करेंगे उसको गोले में कर लेंगे कि ताकि हमें याद रहे। ठीक, ये 7 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका 70, इधर भी आपका टोटल ये हो गया 70। ठीक, 70 हो गए। उसके बाद में जो हमने इस 10 का गुणा यहाँ पर 70 यानी इस वाले अनुपात ए और बी वाले अनुपात को बराबर करने के लिए किया था। ठीक, इसी 10 का गुणा हम ए में करेंगे, यानी 10 का गुणा अगर हम इस 2 में कर दें तो ये 10 दूना ये 20 हो जाएगा, अनुपात ये 10 बचे ये 50 हो गया। ठीक है, ए अनुपात बी प्लस सी का जो मान निकल कर आया ये 20/50 निकल कर आया। यहाँ पर ध्यान दें, ये 7 का गुणा अगर हम 3 में कर दें तो 7 3 21 हो जाएगा ये अनुपात, और ये 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर जो निकल कर आया बी अनुपात ए प्लस सी का मान निकल कर 21/49 निकल कर आया। ठीक है, इस चीज़ को करने के लिए अगर हम देखना चाहें तो जो ए का निकल कर भाग आया है ये 20 है। ठीक है, बी का जो मान निकल कर आया है ये आपका ये 21 है। हमें सी का जो भाग है वो निकालना है। ठीक है, सी का भाग निकालने के लिए ध्यान दें ये टोटल आपका ये 50 है। ठीक है, ये 21 है, ये 49 है। ठीक है, अगर हम ध्यान दें, अगर हम ये जो टोटल 50 लिखा हुआ है अगर हम बी प्लस सी यहाँ ध्यान दें
इस चीज़ पे, ये b प्लस सी है, ठीक है, b प्लस सी है, और b का भाग हमने 21 निकाला है, ठीक है, इस b का भाग ये 50 है और इसका भाग ये 21 है। अगर हम इसको घटा दें तो यहाँ पर ये 9 बचेगा और ये बचेगा 29, टोटल ये 29, यानी ये c का भाग निकल आया, ठीक है, c का भाग निकल आया। c का भाग निकालने के बाद में अगर हम टोटल जो c का मान है वो निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, यानी ये टोटल हो जाएगा 20, ठीक है, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा 20, ये प्लस हो जाएगा 21, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 29, ठीक है, ये ऊपर आपका हो जाएगा ये टोटल 29 ऊपर वाला, और ये है आपका 10 50, ठीक है। अगर हम इसको गुणा करना चाहें तो ये 29 हो गया, ये गुणा 10 50 हो गया, ठीक। इसको अगर हम जोड़ना चाहें तो ये 9 10 के 0 हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 हो गए, ये 0 से 0 कट गया। इससे अगर इसको काट देंगे, इसको काट देंगे तो ये टोटल आएगा आपका 435। जो सी का भाग निकल कर आएगा वो 435 निकल कर आएगा। हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको गुणे या भाग के तरीके पे कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल जो था भाग पर आधारित था, यानी जो आपने देखा एक व्यक्त करना था, व्यक्त करने के बाद में जो उनका हिस्सा था उसको निकालना था। फिर जो अगला हमारे सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि 5 लाकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल 1,45,785 हो तो 15 लाकेट तथा 24 जंजीर का मूल कितना होगा, ठीक है। उन्होंने दे रखा है 5 लाकेट प्लस जो 8 जंजीर है उसका कुल मूल 14 57 85 है, ठीक है। हमें निकालना है 15 लाकेट प्लस 24 जंजीर का मूल निकालना है, ध्यान दें, ठीक। तो अगर हम ऊपर वाले में 15 प्लस 8 में हम कितने का गुणा कर दें कि ये वाला बन जाए, ठीक है, यानी 15 प्लस 24 अगर हम बनाना चाहें तो हम इसमें कितने का गुणा कर दें, तो अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें, ध्यान दें 3 का गुणा कर दें तो ये 3 बचे ये 15 हो जाएगा और ये 3 8 ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में यानी जो ये 5 प्लस 8 जो 5 लाकेट प्लस 8 जंजीर था, अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें, ठीक है, तो टोटल हमारे सामने ये 15 लॉकेट और 24 जंजीरें बन जाएंगी, ठीक है। तो 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का मूल उन्होंने दे रखा है ये, ठीक है, 14 57 85, तो ये 3 हो गया, ये आपका हो गया 14 57, ये 85 हो गया, ठीक। इसको हम गुणा कर लें, इसको गुणा करने के 3 5 15 के 5, 3 8 24, 1 25 के 5, ठीक है, और 3 7 21 और 2 23 के 3, 3 5 15, 2 17 के 7, 3 चौक 12, 1 13 के 3, 3 कम 3 1 4, जो मूल निकल कर आया, ठीक है, 15 लाकेट और जो 24 जंजीर थे, 24 जंजीर का जो मूल है वो आपका निकल कर आया 43 73 55, ठीक है, 43 73 55 ये निकल कर आया आपका, ठीक है। इस सवाल में हमने कुछ नहीं किया, जो कहता जा रहा है वाक वाले प्रश्न में आप उसी तरीके से करते चलेंगे, ठीक। अगला प्रश्न जो हमारे सामने लिखा है कि एक टंकी 12 बाल्टी पानी से भर जाती है। मान लें ये कोई टंकी है, ठीक है, ये टंकी है, 12 बाल्टी पानी से भर जाती है। टोटल जो इसमें बाल्टी लगते हैं ये 12 लगते हैं, ये पूरा फुल हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक बाल्टी की जो धरीता है, यानी प्रत्येक जो बाल्टी है इसमें जो पानी आता है ये 13.5 लीटर आता है, ठीक है। तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाले से कितनी बाल्टियों से भरा जाएगा, यानी 9 लीटर वाले से हमें निकालना है, ध्यान दें। तो टंकी में अगर हम कुल पानी निकालना चाहें कि टंकी में कुल पानी अगर 12 बाल्टी से 13.5 लीटर पानी आती है तो उसको निकालना चाहें तो ये हो गया 12 ये गुणे ये 13.5, ठीक है। इसको हम गुणा कर लेंगे, 13.5 और ये हो गया आपका 12, तो 5 10 की जो 2 3 6 1 7 और 2 कम 2 और ये हो गया आपका 1 3 5 0 7 5 12 के 2 3 2 5 1 6 ये 1 ये पॉइंट, ये टोटल जो आपका आया 162, ठीक है, 162 यानी 0 आया था तो ये पॉइंट इसके लगे लगे। इसके बाद जो
जीरो से पहले है, ठीक है, या 2 के बाद जो पॉइंट लगे इसलिए जीरो का मान कम हो गया, तो ये टोटल आपका 162 यानी 162 लीटर पानी आया, ठीक है, पानी आया टंकी में, ठीक है। अब इसी 162 लीटर की जो टंकी है इसको अगर हम 9 लीटर वाले बाल्टी से भरना चाहें तो कुल कितनी बाल्टी लगेगी? तो ध्यान दें, इसके लिए अगर हम 162 में 9 से अगर भाग दे दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 कम 9 और 9 8 72। ये आपको 9 लीटर वाली 18 बाल्टी से पानी भरना होगा, ठीक है। 9 लीटर वाली 18 बाल्टी का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर वो टंकी भर जाएगी, ठीक है। अगला जो हमारे सामने प्रश्न लिखा हुआ ये है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा बकरियां हैं, यदि सबके कुल 240 सिर हैं, 640 पैर हों, तो उनमें से मुर्गियां कितनी हैं? इस सवाल को समझने के लिए जो इस वाक्य में कहता जा रहा है आप हम वैसा ही करते चलेंगे। जैसे एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं, मान लो वो X मुर्गियां हैं, और बकरियां कितना है तो मान लो Y बकरियां हैं। इनमें सबके कुल जो सिर हैं तो सिर एक ही एक होंगे, ठीक है, तो 240 हैं, टोटल 240 हो गए, ठीक है। पैर कितने हैं तो ध्यान दें, हमने मुर्गियों के X माने थे तो मुर्गियों में 2 पैर होते हैं, तो हो जाएगा वो 2X, प्लस हमने बकरियों को Y माना था तो बकरियों को Y माने के तो बकरियों में 4 पैर होते, तो ये हो जाएगा आपका 4Y, और ये आपका बराबर हो गया 640 के। इसको और हम सॉल्व करना चाहें तो x प्लस ये 2y बराबर, इसको हम काट दें, 2 3 6, ये 2 दूनी 4, ये समीकरण फर्स्ट मान लें, ये समीकरण सेकंड मान लें, ठीक है, समीकरण सेकंड मान लें। तो हमें मुर्गियों की जो मुर्गियां हैं वो कितनी है ये हमें बताना है। समीकरण 1 को अगर हम बराबर कर लें तो x प्लस वाई, ये 240 को इधर ले जाएंगे तो ये 240 माइनस में हो जाएगा, फिर ये दोनों समीकरण को बराबर करके हल कर लें तो x प्लस ये हो गया आपका 2y माइनस 320 हो गया, ठीक है, ठीक, और ये x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक, और इसको इधर ले आएंगे और ये 2y बराबर हो जाएगा आपका 320 माइनस 240, ठीक। तो अगर हम इसको घटा दें, ये 0 0 गए, ये 12 में से 4 गए, तो ये 12 में से 4 गए तो ये 8 बचेगा, 8 बचेगा। ये 2y बराबर आपका 8 है तो y बराबर आपका ये 40 हो गया, ठीक। y का मान 40 निकल कर आया, 40 निकल कर आया। हम समीकरण 1 में अगर इसको रख दें, y का मान अगर हम समीकरण 1 में अगर रख दें तो x प्लस ये है आपका 40 बराबर x प्लस आपका ये 40 बराबर ये 240 के, और x को उधर ले जाएंगे, ध्यान दें x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 240 माइनस 40, ये आपका हो जाएगा 200। x बराबर आपका जो ये निकल कर आया 200, ठीक है, ये 200 निकल कर आया, ठीक है। तो जो कुल मुर्गियां होंगी वो टोटल 200 होंगी, ठीक है, 200 मुर्गियां होंगी। फिर उसके बाद हमारे सामने जो ये अगला प्रश्न लिखा, एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के नोट के रूप में कुल धनराशि 1575 है, ठीक है, तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान हो तो उसके पास कुल कितने नोट हैं, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति है उसके पास 5 रुपये प्लस 10 रुपये यानी 10 रुपये और 20 रुपये की जो नोट है उनकी कुल धनराशि 1575 है, यानी इनकी कुल धनराशि 1575 है, तथा प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या समान है, यानी कोई नोट है जो इनमें कुल में समान है तो मान लो वो x नोट है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 20 10 30 और 5 35 x, ये बराबर 1575 के, x बराबर ये 1575 है, ये नीचे आपका 35, इसको काट दें, ठीक है, काटना चाहें तो ये हो जाएगा 5 7 35, ये 5 15 और ये हो जाएगा 5 कम 5 और ये 5 25, इसको भी काट दें, 7 चौक 28 28 28 और 7 5 35, x बराबर जो आपका निकल कर आया ये 45 निकल कर आया, ठीक है, 45 निकल कर आया। जो हमारे पास कुल समान नोट थे, यानी एक नोट इसका, एक नोट इसका और एक नोट इसका, 3 नोट हमारे पास समान थे, तो 3 नोट का अगर हम इसी में गुणा कर दें, ध्यान दें 3 नोट का अगर हम इसमें गुणा कर दें तो ये 3 5 15
और के 5 3 चौक 12 1 13, ये टोटल 135 निकल कर आया। ठीक है, कुल नोटों की जो संख्या है, सामान संख्या हो तो उसके पास कुल कितने नोट है, तो उसके पास टोटल 135 नोट हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक 80 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे ही मिनट में 2 मीटर नीचे चला आता है, फिसल जाता है। खंभे की ऊपरी सिरे तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, समय निकालना है कि यानी जो 80 मीटर का जो खंभा है उसको चढ़ने में कितना समय लगेगा। ध्यान दें, एक पढ़ते चले करते चले, एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, यानी ये 1 मिनट हो गया, ये 5 मीटर चढ़ा। ठीक है, फिर परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो ये जो दूसरा मिनट शुरू हुआ ये 2 मीटर फिसल गया। ध्यान दें, तो 5 में से 2 गए, ये 3, यानी वो 2 मिनट में टोटल 3 मीटर चढ़ा है। ठीक है, खंभे की ऊपरी सिरे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान दें, तो टोटल इन्होंने 5 मीटर चढ़ा है। 5 मीटर हमारे पास टोटल ये 80 है, 80 मीटर, 80 में से अगर 5 घटा दें तो ये 75 आ गया। ठीक है, तो जो उसकी समय है, समय बराबर अगर हम निकालना चाहें कि कितने मिनट में ऊपर चढ़ेगा, तो ध्यान दें ये हो जाएगा 2/3 गुणे ये 75 हो गया। 75 जो समय, जो 75 मीटर बचा हुआ था, 5 मीटर तो इन्होंने चढ़ा उतरा, और जो इसमें शेष 75 बचा हुआ था उसको हमने 2/3 यानी समय बटे दूरी में हम लिख लिए। उसके बाद इसको हम काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गए, और ये 3 × 5 = 15, ये टोटल 25 दूना ये 50, यानी 50 मिनट लगा। 50 मिनट लगा आपका ये 75 मीटर चढ़ने में, तो 80 मीटर, तो 5 मीटर और जो चढ़ेगा, 5 मीटर और जो चढ़ेगा, चढ़ने में लगने वाला जो समय है बराबर 1 मिनट का है। 1 मिनट का होगा तो टोटल 51 मिनट लगेंगे, यानी 50 मिनट में उन्होंने टोटल 75 मीटर चढ़ा, और फिर लास्ट 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, यानी इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 50 और 1 51 मिनट में वो खंभे पे जाकर ऊपर बैठ जाएगा। ठीक, ये वाक्यों पर आधारित ये जो प्रश्न है, इसी प्रकार से कुछ और भी जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आने वाले समय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।